हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो पिछले वीडियो में हमने 52 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम 53 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दिस टूल हैज ए शार्प मेटल पॉइंट फॉर मेकिंग ऑन मेटल। ठीक है, इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। बेसिकली पूछ रहा है कि ये कौन सा ऐसा टूल है जिसमें एक उसका शार्प पॉइंट होता है, जिससे मेटल पे हम मार्क कर सकते हैं। तो कौन सा होता है? स्क्राइबर, सेंटर पंच, फाइल या फिर कोल्ड चीजल। तो आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से हम पेंसिल का प्रयोग कागज पर लाइनें खींचने के लिए करते हैं, उसी प्रकार स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है किसी भी मेटल पर लाइन को खींचने के लिए। बेसिकली जब आप लोगों ने आईटीआई में भी जॉब बनाया होगा, तो वहां पर मार्किंग करने के लिए आप लोगों ने स्क्राइबर का प्रयोग किया होगा। ठीक है, तो स्क्राइबर बेसिकली अगर इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या क्या बन सकता है? पूछा जा सकता है कि स्क्राइबर किस मेटल का बना होता है। तो ये हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील का बनाया जाता है। इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे कि ये स्क्रैच कर सके, मार्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्क्राइबर से मार्किंग करते समय स्क्राइबर और जॉब के बीच का एंगल कितना होता है, झुकाव कितना होता है? तो 30 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में रखा जाता है। सेंटर पंच की बात की जाए तो आप सभी को पता है सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ड्रिलिंग करने से पहले होल को मार्क करने के लिए यहाँ पर सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। प्रिक पंच पूछा जाए तो 30 डिग्री, डॉट पंच पूछा जाए तो 60 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर फाइल के बारे में। तो फाइल आप सभी को पता है कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो आफ्टर हेक्साइंग या कटिंग के बाद सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं। कोल्ड चीजल क्या होती है? तो कोल्ड चीजल बेसिकली इसका जो पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री होता है। ये नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं आईटीआई में या वर्कशॉप वगैरह में जो चीजल यूज की जाती है वो कोल्ड चीजल होती है। इसके साथ एक और चीजल होती है जिसे हम हॉट चीजल के नाम से जानते हैं। उसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है और उसे ब्लैक स्मिथी शॉप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why is a ratchet stop provided to the spindle of an outside micrometer? जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें बेसिकली पूछा जा रहा है रैचेट का क्या काम होता है। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि रैचेट का काम क्या होता है? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। क्या बेसिकली उसका काम होता है? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जिससे रीडिंग लेते समय क्या है, अधिक प्रेशर ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए। कई बार ये ऑप्शन में ना देके वहां पर लिखा जाता है टू कंट्रोल द प्रेशर, तो वो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर डिफरेंट पिचेस ऑफ हेक्सा दैट आर इन यूज, द कोर्स पिच इज। यहाँ पर पूछा गया है हेक्सा ब्लेड में कई प्रकार के हेक्सा ब्लेड आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिच के अनुसार। तो कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी होती है? तो बेसिकली अगर पिच के अनुसार बात की जाए तो 3 प्रकार की हेक्सा ब्लेड होती हैं। कोर्स होती है, मीडियम होती है और फाइन होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो कोर्स वाली पिच होती है वो कितनी होती है? 1.8 mm होती है। पिच नथिंग बट दो दांतों के बीच का अंतर कितना है, गैप कितना, उनके बीच की दूरी कितनी, वही क्या होती है? पिच कहलाती है। ठीक है, तो 1.8 mm पिच होता है कोर्स पिच ब्लेड। और इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिक सेक्शन वाले, थिक थिक मतलब क्या होगा? मोटे सेक्शन वाले जॉब की कटिंग के लिए या फिर सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए, नरम धातु की कटिंग के लिए किस पिच वाले हेक्साब्लेड का प्रयोग किया जाता है? तो 1.8 mm कोर्स पिच वाले हेक्साब्लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका मीडियम पिच हेक्साब्लेड, जिसकी पिच 1 mm होती है, या फिर आपको एग्जाम में 1.4 mm भी दिया जा सकता है। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है 0.8 mm, जिसे हम फाइन पिच हेक्साब्लेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसके दांतों के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है थिन सेक्शन, जो पतली धातुएं होती हैं उनकी कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर हार्ड मेटल की कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए थिन सेक्शन या फिर हार्ड मटेरियल तो फाइन पिच हेक्साब्लेड 0.8 mm का, और दूसरा पूछा जाता है सॉफ्ट मेटल या थिक सेक्शन तो 1.8 mm यहाँ पर कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। यूजुअली
द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज जो हैमर का हैंडल होता है इसे लकड़ी से क्यों बनाते हैं? बेसिकली लकड़ी से या प्लास्टिक, दो चीजों से बनाया जाता है, बट क्वेश्चन लकड़ी वाला पूछा जाता है कि लकड़ी से सामान्यतया क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये क्या कर सकते, जब हम हैमरिंग कर रहे होते हैं तो हैमर करते समय कुछ झटके लगते हैं। आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, जब भी हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो भी विपरीत दिशा में बल लगाती है, क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। तो जब हम किसी मेटल को, किसी भी धातु को हिट करते हैं तो धातु भी क्या करती है, कुछ अपनी प्रतिक्रिया देती है, जिससे कि हैमर पे जो वहां पर शॉक लगता है तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, झटकों को सहने के लिए जो यहाँ पर हैंडल होती है वो किसकी बनाई जाती है? लकड़ी की बनाई जाती है। यही अगर किसी मेटल का बनाया जाए तो वहां पर आपको ज्यादा वो झटकों का एहसास होगा। आपने अनुभव किया होगा, दो हैमर लीजिए, एक में जिसमें लकड़ी का हत्था हो, एक में जिसमें मेटल का हो। तो अगर आप मेटल वाले का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चोट लग सकता है, झटके लग सकते हैं। तो क्यों बनाया जाता है? शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्शन ऑफ ए फाइल इज हार्डन एंड टेम्पर्ड? फाइल का कौन सा भाग होता है जो कि हार्ड और टेम्पर किया जाता है? तो फाइल का पूरा भाग टैंग को छोड़कर, यहाँ पर जो टैंग वाला पोर्शन होता है इसको छोड़कर बाकी बॉडी, उसका फाइल का पूरा भाग क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो टैंग को छोड़ने के बाद जो भाग बचता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे बॉडी के नाम से जानते हैं। तो फाइल का कौन सा भाग हार्ड एंड टेम्पर होता है? वो होता है बॉडी। और शाफ्ट कौन रखा जाता है? तो होता है टैंग। यहाँ पर फेरुल पूछा गया है, तो फेरिल बेसिकली क्या होता है, जब हम टैंक को हैंडल में फिट कर देते हैं तो हैंडल को क्रैकिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक मेटल की एक रिंग टाइप आकृति वाला एक वहां पर फिट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फेरुल के नाम से जानते हैं। हैंडल आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चीजल इज यूज्ड टू कट कीवे? कीवे की कटिंग के लिए कौन सा यहाँ पर चीजल प्रयोग की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीजल से अगर कोई पहला क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन की यहाँ पर प्राथमिकता होती है। तो कीवे कट करने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है क्रॉस कट चीजल का। किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसे हम कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल का? तो कीबे की कटिंग के लिए, या फिर स्लॉट और ग्रुप भी कट करना है तो वहां पर भी क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जो फ्लैट चीजल होती है बेसिकली ये आयताकार शेप में होती है। फ्लैट क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं आप इसका। जो कटिंग एज होता है कैसा होता है? फ्लैट होता है। और जनरली अगर पूछा जाए जो चीजल होती है उसकी बॉडी किस शेप में होती है, तो नॉर्मली ऑक्टागन शेप में होती है। ऑक्टागन यहाँ पर अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो हेक्सागन की तरफ भी आप जा सकते हैं। बात कर रहे थे हम फ्लैट चीजल की, तो फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? काफी लार्ज फ्लैट सरफेस पे, जहाँ पे सरफेस एरिया काफी ज्यादा हो वहां पर प्रयोग करते हैं। या फिर कई बार एग्जाम में दिया जाता है कि बेल्ट ज्वाइंट, कोई भी बेल्डिंग है उसके बाद या फिर कास्टिंग के बाद उस सरफेस की चिपिंग के लिए कौन सी चीजल प्रयोग करते हैं? तो होती है फ्लैट चीजल। राउंड नोच चीजल की बात की जाए या फिर हाफ राउंड नोच चीजल की बात की जाए तो इसका प्रयोग बेसिकली बेरिंग के बुश होते हैं या आयल ग्रूव होते हैं, जहां पर हमें सर्कुलर वे में कटिंग करनी होती है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल की बात की जाए तो इसका जो पॉइंट होता है डायमंड के टाइप का होता है, बहुत ही कोनिकल होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बी ग्रुप काटने के लिए। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉर्नर पर, जहां जैसे कि एक राइट एंगल जॉब है तो दोनों राइट एंगल जहां पर मिलते हैं वहां पर जो कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर पे मेटल को स्क्वायरिंग करने के लिए, वहां पर मेटल को बराबर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर आपको एग्जाम में फिगर दिया जाता है एक राइट एंगल का, वहां पर उसके एज में एक आपको चीजल दिखाई जाती है, वो बेसिकली कौन सी होती है? तो होती है डायमंड पॉइंट चीजल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैपिंग? लैपिंग के बारे में इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इट इज ए स्लो प्रोसेस, बिल्कुल सही है। काफी धीरे धीरे हम कोई भी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, सुपर फिनिशिंग वाली, तो उसकी स्पीड काफी धीरे रखते हैं, सही है। इट इज एन एब्रेसिव प्रोसेस, ये भी सही है, इसमें हम एब्रेसिव कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। टाइट टॉलरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा हम काफी क्लोज टॉलरेंस को अचीव करते हैं, काफी हाई सरफेस फिनिश करते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूजेस बॉन्डेड एब्रेसिव, तो यहाँ पर बेसिकली बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर हम लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। बॉन्डेड एब्रेसिव क्वेश्चन सही हो जाएगा किस केस में? आपके होनिंग के केस में।
होनिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लैपिंग का प्रयोग किस प्रकार के सरफेस के लिए करते हैं, तो बेसिकली एक्सटर्नल सरफेस के लिए करते हैं। और होनिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो होनिंग का प्रयोग किया जाता है इंटरनल सरफेस के लिए, ठीक है। होनिंग में हम बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं और लैपिंग में हम लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। दोनों ही क्या है, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, many metal, particularly non-ferrous metals, have a tendency to harden with the time. This is called, जो बहुत सारे मेटल होते हैं, धातु हैं बेसिकली, जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, इसमें क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि समय के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे टाइम हार्डनिंग, लॉन्ग हार्डनिंग, एज हार्डनिंग या सुपर हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे एज हार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ जो उसमें हार्डनिंग का गुण आता है, इसे क्या कहते हैं, एज हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब उस पर कोई ग्रेजुएशन नहीं बनी होती है और उसके द्वारा जो हम रीडिंग लेते हैं उसको हमें किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट पे वहां पर हमको ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो इनसाइड कैलिपर है ये क्या होता है, एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो रीडिंग लेते हैं उसको हम बाद में फिर ट्रांसफर करते हैं स्टील रूल पर। बाकी वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो ये क्या होता है, ये बेसिकली प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। 0.02 इसकी लिस्ट काउंट होती है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो ये एंगल मेजरमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका बेसिकली लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 5 मिनट या 1/12 ऑफ डिग्री कह सकते हो। इनसाइड माइक्रोमीटर, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो बेसिकली किसी इंटरनल फीचर की मेजरमेंट के, जैसे डायमीटर हो गया, विड्थ हो गई, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इनसाइड कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो जितनी स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है वही इनसाइड कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है, 0.5 mm या 1/64 इंच। नेक्स्ट चलते हैं, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, अभी हमने ऊपर बताया कितना होता है, 0.02 mm यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऑप्शन में आपको डिजिटल वर्नियर दिया जाएगा तो वहां पर आप 0.01 की तरफ जा सकते हैं। बाकी इस केस में नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर पूछा जाता है 0.02 mm पूछा जाता है, ठीक है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो माइक्रोमीटर का 0.01 होता है। एक यहाँ पर नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। तो अगर वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछी जाएगी तो एक माइक्रोन होता है, 0.001 mm उसकी लिस्ट काउंट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट्स इन यूज, व्हिच वन इज नॉट अमंग देम। बेसिकली जब हम पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वहां पर बेल्ट ड्राइव में डिफरेंट प्रकार की बेल्ट प्रयोग की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट है जो कि बेल्ट ड्राइव में प्रयोग नहीं की जाती है, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर है फ्लैट बेल्ट, इसका प्रयोग किया जाता है। बी बेल्ट, इसका भी प्रयोग करते हैं। टूथ बेल्ट, ये भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। अगर फ्लैट बेल्ट की बात की जाए तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आयताकार रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में पाई जाती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सामान्यतः जब दो पुलियों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, लंबी दूरी पर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें पावर ट्रांसमिशन करना होता है, तो वहां पर फ्लैट बेल्ट को हम वरीयता देते हैं, ठीक है। फ्लैट बेल्ट में भी आपका बेसिकली ध्यान रखना होता है, यहाँ पर आपकी दो प्रकार की बेसिकली पाई जाती है, एक होती है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक होती है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, जो दोनों पुली होती है एक ही दिशा में चलती है और दोनों शाफ्ट आपस में पैरेलल रन करते हैं। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, बेल्ट को हम क्रॉस करके डालते हैं जिससे दोनों पुलियां क्या होती हैं, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में चलती हैं। एक क्लॉकवाइज चलेगी तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है फ्लैट बेल्ट की ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात की जाए बी बेल्ट के बारे में, तो बी बेल्ट के बारे में बेसिकली आपको जानना चाहिए कि इसका प्रयोग कब करते हैं, तो जब वहां पर पुलियों के बीच की जो दूरी होती है काफी कम होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बी बेल्ट होता है उसका एंगल कितना होता है, तो बी बेल्ट का एंगल बेसिकली 40 डिग्री 40 डिग्री इसका एंगल होता है। नेक्स्ट टूथ बेल्ट,
टूथ बेल्ट का दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। टूथ बेल्ट को हम टाइमिंग बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? टाइमिंग बेल्ट के नाम से जानते हैं टूथ बेल्ट को। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है ऐसे स्थान पर जहां पर आपका कह सकते हो कि गियर हो, पुली के स्थान पर गियर लगा हो, तो वहां पर हम इसका टूथ बेल्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक साइड में दांते कटे होते हैं, तो ऐसे स्थान पे जहां पर आपका पुली के स्थान पर गियर हो और वहां पर पावर ट्रांसमिट करना हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, वहां पर आप टूथ बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक लिंक बेल्ट भी होती है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। एक रिब्ड बेल्ट आती है जिसमें कि बेसिकली छोटी छोटी झिर्रियां बनी होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फ्लैट बेल्ट और बी बेल्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टूथ बेल्ट या टाइमिंग बेल्ट, ये दोनों नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछते हैं। If it is required to bring the driven shaft to a speed in gradual manner, the drive will be used। यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है, मतलब एक बाइक हमें स्पीड नहीं बढ़ानी है, धीरे धीरे ड्रिवन शाफ्ट को ड्राइवर शाफ्ट से पावर देनी है, तो इस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इस केस में बेसिकली हम क्लच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बाइक वगैरह भी चलाई होगी तो देखे होंगे हम क्लच को क्या करते हैं, धीरे 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 छोड़ते हैं, जिससे कि वो स्पीड यहाँ पर उसकी धीरे धीरे बढ़ती है। कोई भी मोटर व्हीकल है तो यहाँ पर क्लच का रोल यही होता है कि जो भी आपकी व्हीकल है उसको स्लोली स्लोली मोशन में लाया जाए, ना कि इमीडिएट एक साथ मोशन दिया जाए। अगर कपलिंग की बात की जाए तो कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है दो शाफ्टों को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कई बार हमें काफी लंबी लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन करना होता है, तो उतने लंबे हमारे पास शाफ्ट उपलब्ध नहीं होते, शाफ्ट एक लिमिटेड साइज में पाए जाते हैं, तो दो शाफ्टों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कपलिंग का। क्लच का बेसिकली भी प्रयोग क्या होता है? शाफ्टों को कनेक्ट करना, बट अंतर इतना होता है कि क्लच को हम क्या कर सकते हैं, रनिंग कंडीशन में डिसंगेज कर सकते हैं, कि कपलिंग को हम रनिंग स्टेज में डिसंगेज नहीं कर सकते। ठीक है, गियर के बारे में बात की जाए तो आप सभी को पता है कि गियर का प्रयोग, चूंकि गियर में क्या होता है, स्लिप और क्रीप की संभावना बहुत ही कम होती है। स्लिप का मतलब वहां पर स्लिपिंग की संभावना कम होती है। जो उसके बीच स्लिप का अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए कि स्लिप क्या होता है, तो जो बेल्ट और पुली होती है या गियर और कह लो जो मतलब बेल्ट होती, उनके बीच का जो आपका रिलेटिव मोशन होता है काफी कम होता है। ठीक है, या कह सकते हो जो रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, दैट इज नथिंग बट नोन एज स्लिप। ठीक है, तो जो पुली होती है और जो बेल्ट होता है उनके बीच जो आपसी घर्षण के कारण हमारी थोड़ी बहुत स्लीपेज की संभावना आती है, सरफेस स्पीड का उनका थोड़ा अंतर होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्लिप ऑफ बेल्ट के नाम से जानते हैं। क्रीप की बात की जाए तो क्रीप बेसिकली क्या होता है, जब हम बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वहां पर ड्राइवर और ड्रिवन पुली पर एक समान टेंशन नहीं होता है, एक तरफ थोड़ा ज्यादा खींची होती है, एक तरफ थोड़ा लूज होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्रीप कहा जाता है। ठीक है, साधारण समझो में, तो गियर में क्या होता है, स्लिप और क्रीप की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, और ये पावर को ट्रांसमिट कर सकती है और साथ ही साथ इसका प्रयोग किया जाता है स्पीड को चेंज करने के लिए, इसका मेन एडवांटेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बेल्ट ड्राइव, जैसा कि ऊपर अभी हमने चर्चा की थी कि बेल्ट ड्राइव का प्रयोग लंबी दूरी पर पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, बेसिकली बी बेल्ट को छोड़कर बाकी लंबी दूरियों के लिए ही इसको वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pressure applied on a confined fluid is transmitted undimensioned in all direction and act at right angles to the containing area। This statement of जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होता है, फैलता है। बेसिकली अगर कोई एक कंटेनर है जो कि बंद है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर दबाव डालते हैं तो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रवाहित होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, पास्कल का लॉ होता है। तो पास्कल का लॉ बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सेम स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पास्कल के लॉ को पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो व्हिच ऑफ दिस इज एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग, निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग एंटी फ्रैक्शन है, घर्षण रोधी है, मतलब घर्षण बहुत ही, मतलब कह सकते हो घर्षण का विरोधी है। बेसिकली बेयरिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है घर्षण और एक मतलब एक फ्रैक्शन बेयरिंग होती है घर्षण युक्त, और एक होती है एंटी फ्रैक्शन घर्षण रोधी बेयरिंग। तो यहाँ पर एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के बारे में पूछा गया है।
तो बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सभी की सभी आपकी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब एक एक बेयरिंग के बारे में हल्का सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए। तो अगर बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर बेसिकली बॉल के शेप में यहाँ पर उसके अंदर होते हैं चीजें, तो इसलिए बॉल किस शेप में हो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बेसिकली यहाँ पर बालबेरी में क्या होता है, जो भी यहाँ पर आपके रोलिंग एलिमेंट होते हैं किसके शेप में होते हैं, बॉल के शेप में होते हैं। तो बॉल के शेप में होने के कारण यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसलिए घर्षण यहाँ पर बहुत ही कम लगता है। और बॉल बेयरिंग का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमारी स्पीड भी काफी अधिक हो और लोड भी काफी अधिक हो, तो उस केस में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने साइकिल वगैरह में, जो आप जब ग्रीसिंग करवाते हो तो छोटे छोटे बाल से डालते हैं, जिसे आप छर्रे के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल होता है, वो बॉल बेयरिंग का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट अगर रोलर बेयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, एक रोलर के शेप में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो कैसा होता है, एक लाइन कांटेक्ट होता है। इसका प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं, तो जहां पर रेडियल लोड थोड़ा अधिक होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। रेडियल लोड नथिंग बट जब बेयरिंग पर जो दबाव होता है, प्रेशर सभी दिशाओं से पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेडियल लोड के नाम से जानते हैं। और जब दबाव केवल एक ही डायरेक्शन से पड़ता है, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो पैरेलल हो, तो उसे हम थ्रस्ट लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे नीडल बेयरिंग के यूज के बारे में। तो नीडल बेयरिंग बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही पतले शेप में ये पाई जाती है, और इसका प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर आपके पास स्पेस बहुत ही कम होता है, कंस्ट्रेंड स्पेस होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग काफी हाई स्पीड और प्रिसीजन वर्क में करते हैं। जैसे कि मोस्ट फेमस एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया जाता है कि एरोप्लेन में किस प्रकार की बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर नीडल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जो इसकी लंबाई होती है इसके ब्याज से 5 से 10 गुने के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जिग which does not have a base but can be set over the job to be drilled is called। वो कौन सा जिग होता है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब के उस ऊपर इसे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है चैनल जिग। बेसिकली दो प्रकार की जिग, एक प्लेट जिग और एक चैनल जिग। इन दोनों जिग में आपकी बेस प्लेट नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बॉक्स जिग के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, बेसिकली बॉक्स के शेप में होती है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें हम सभी दिशाओं से बेसिकली हम इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट जो स्मॉल कंपोनेंट होते हैं उसको हम इसके अंदर पैक करके मल्टी डायरेक्शनल डायरेक्शन से यहाँ पर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। सैंडविच जिग के अगर बारे में बात की जाए कि सैंडविच जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो काफी थिन या सॉफ्ट जॉब में ड्रिलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थिन या सॉफ्ट जॉब में ड्रिलिंग के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। ट्रियूनियन जिग के बारे में बात किया जाए कि ट्रियूनियन जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली ट्रियूनियन जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो भी आपके कह सकते हैं जो बड़े जॉब होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, उसमें हम प्रिसाइजली ड्रिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रियूनियन जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बॉक्स जिग का प्रयोग छोटे कंपोनेंट के लिए किया जाता है। सैंडविच जिग हो गया तो सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है थिन या सॉफ्ट मेटल के लिए। चैनल जी का प्रयोग बेसिकली रेक्टेंगुलर जॉब के लिए करते हैं, उसके ऊपर रखकर हम इसमें होल कर सकते हैं, इसमें कोई बेस प्लेट नहीं होती। और ट्रियूनियन जी का प्रयोग किया जाता है जो भी आपके awkward शेप के जॉब होते हैं जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीपीई स्टैंड फॉर। पीपीई का मतलब क्या होता है, तो ये सेफ्टी से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पीपीई का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ सॉरी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि आपकी ऑप्शन सी में दिया गया है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये क्या होता है, पीपीई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है फुल फॉर्म से। सेफ्टी में अगर बात की जाए तो सेफ्टी में आपको सीपीआर का भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन बेसिकली सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। एक दूसरा भी पूछा जा सकता है
सेफ्टी में बेसिकली एबीसी के बारे में पूछा जाता है। तो एबीसी में किसी एक शब्द का मतलब पूछा जाएगा, इसे पूछ लिया जाएगा। इन एबीसी, बी स्टैंड फॉर, तो एबीसी का मतलब क्या होता है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। तो ये तीन फुल फॉर्म है जो कि सेफ्टी से पूछी जाती हैं। एबीसी, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये तीन चीजें आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉक्स विच कंटेन्स द यूजुअल मेडिसिन, कॉटन, बैंडेज एक्सेट्रा इज कॉल्ड। ऐसा बॉक्स जिसमें सामान्य रूप से दवा है, रुई, पट्टी आदि बेसिक जो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट की चीजें होती हैं वो उपलब्ध रहती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, गोल्डन आवर के बारे में पूछा जा सकता है कि गोल्डन आवर क्या होता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद का जो फर्स्ट 30 मिनट होता है उसे क्या कहते हैं? गोल्डन आवर या गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो द फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर द एक्सीडेंट, दैट इज नोन एज गोल्डन पीरियड, ए गोल्डन आवर। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई भी जो विक्टिम होता है उसके डेथ की संभावना सबसे हाई होती है। अगर उस बीच में उसे आप ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उसके बचने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल। बेसिकली यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा गया है कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संप्रेषण कौशल, बातचीत करने का अच्छा तरीका, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो बेसिकली ये तीनों क्या है आपके सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ टीम वर्क हो गया, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयलिटी हो गई। तो ये सभी क्या है? ये सभी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। सॉफ्ट स्किल मतलब ऐसी स्किल जो आपको किसी को दिखा नहीं सकते, ठीक है, जो आपके इनहरेंट होती है। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, लॉयल्टी, ये सभी क्या है? हिडन आपकी इनहेरेंट क्वालिटी है। तो इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल ए ट्रेनी लर्न्स इन फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड में बेसिकली बात की जाए तो क्या क्या सिखाया जाता है? तो यहाँ पर फाइलिंग हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। तो ये सभी चीजों के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको ड्रिल मशीन के बारे में भी सिखाया जाता है, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, लेथ मशीन हो गया। उसके साथ साथ आप जो लेटेस्ट यहाँ पर सिलेबस है उसमें सेपर, स्लॉटर और मिलिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया है। साथ साथ में आपको वेल्डिंग के बारे में भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। तो इसीलिए फिटर को हम एक कह सकते हैं एक आपका मल्टीपर्पज ट्रेड के नाम से आप उसको बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फाइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश सरफेस। उच्च सरफेस फिनिश के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस केस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है उच्च सरफेस फिनिश के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपको रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल, ये सभी दिए गए हैं किसके अनुसार? तो बेसिकली ग्रेड के अनुसार हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए रफ फाइल की, तो रफ फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हैवी और रैपिड मटेरियल रिडक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डेड स्मूथ आपको पता ही है कि हाई सर्विस फिनिश के लिए प्रयोग करते हैं, एक्यूरेट साइज के लिए प्रयोग करते हैं। बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है जाप को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए। जाप को मतलब जो नॉर्मल फाइलिंग वर्क होता है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं जनरल वर्क में। एक और फाइल होती है जिसे हम सेकेंड कट फाइल के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है जॉब को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए, तो ब्रिंग द जॉब इन क्लोज टू द फिनिश साइज। तो जो बास्टर्ड फाइल है ये नॉर्मल यूज के लिए हो गई, और सेकेंड कट फाइल वो जॉब को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए हो गई। रफ फाइल हो गई हैवी मटेरियल रिडक्शन के लिए हो गई। डेड स्मूथ फाइल या स्मूथ फाइल हो गई फाइनल फिनिशिंग या फिर सुपर फिनिशिंग के लिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट हम रीच कर रहे हैं। बाकी जो आगे की चीजें हैं हम आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करके वहां पर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।